गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों इतने प्यार से तुम्हें एक आदमी गुड मॉर्निंग बोलता होगा, उसके बाद में मैं ही हूं जो आपको इतने प्यार से गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है आपके पास सुबह सुबह जब फोन आता होगा, गुड मॉर्निंग बाबू उठ जाओ आप, या तो फिर वो इतने प्यार से बोलता होगा, या फिर मैं, या फिर बच्चों इनके अलग भी कोई है। देखो घर वाले तो बोलते नहीं होंगे, घर वालों के तो कुछ मतलब अलग ही टाइप से वो चीजें कहते हैं, तेरी 9 बजे से क्लास है, शर्म नहीं है, मतलब वो उनके तो कुछ इस टाइप से प्यार मोहब्बत बरसाते हैं। ज्यादातर के ऐसे ही करते होंगे भाई। फिर वो थोड़ा ऐसे बताएंगे कि जब हम तुम्हारी उम्र के थे हम 5 बजे उठ जाते थे। 4 बजे, हाँ सॉरी 1 घंटा लेट हो गए हम। एक तो मतलब पता नहीं क्या क्या हो गया उनके जमाने में, ये बात आज तक समझ नहीं आई। वो कुछ भी तुम पूछ लो, सब उनके जमाने में हो गया, सब कुछ जो आपका मन करे आप वो पूछ लो ऐसे लोगों से। 4 बजे उठा देते हैं, घोर कलयुग। आज तो आप उठ भी जाती हो। इतनी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। हमारे घर वाले तो हमें 10 बजे उठाते थे, हम नीचे से जाते सो गए। बात सोने से मतलब है, फोकस नींद तो होना चाहिए। नीचे सो, ऊपर सो जाओ। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने क्या करा था? अनिमेश आप लास्ट क्लास में कहाँ गायब थे भाई? गायब आपको सर मैं बिल्कुल भी नहीं। बोलो यूट्यूब पर निखिल। ज्वाइन था, यहाँ ज्वाइन नहीं हो रहा था। तो अगर कभी भी ऐसा होता है ना अनिमेश, तो आप बता दिया करो कि आप यूट्यूब पे हो, तो हम एक साइड में उसको भी ओपन करके रख लेंगे। अच्छा नहीं, वैसे समझ में आ गया था, और तो मतलब सरकम सेंटर पढ़ा रहे थे आप, साइन रूल वगैरह वो सब आ गया था। सब आ गया था समझ, वो एकदम इजी था। हाँ हाँ। तो बच्चों अभी तक मैंने आपको 3 सेंटर पढ़ा दिए, फिर से समझ लो एक बार, इन सेंटर कब बनेगा बताओ। देखो अब मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, हमारे पास बहुत टाइम है। बिल्कुल। आप अपने डाउट सेंड कर दो, डाउट सेशन हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है, भेज देना रोमा मैम को। देखो आपके पास 4 सेंटर है, मैं आपको हर बार समझाता हूं, ये 4 तो सेंटर, उसके बाद कॉन्ग्रेंसी और सिमिलैरिटी। अगर आपने कुछ भी नहीं करा और आप इतना भी करके चले गए प्रीलिम्स के अंदर, आप कुछ भी मत करो, आपके पास 3 क्वेश्चन आएंगे ज्योमेट्री के। अगर प्रीलिम्स में आप बस इतना भी करके चले गए तो आपके 3 में से 3 करेक्ट हो जाएंगे, वरना 3 में से 2 तो 110% करेक्ट होंगे। प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। और मेंस में अगर आप यहां तक करके चले गए तो कम से कम आपके 6 से 7 क्वेश्चन 110% करेक्ट है। देखो अभी मैं आपको इतना डीप में इसलिए भी पढ़ा पा रहा हूं कि हमारे पास टाइम बहुत है, टाइम की अभी हमारे पास कोई कमी नहीं है। तो आप भी उस चीज का थोड़ा सा फायदा उठाओ और बेसिक्स क्लियर करो, क्योंकि ये बेसिक आपको कहीं क्लियर नहीं होते। ज्यादातर कंडीशन में बेसिक क्लियर होते नहीं, आप रट लेते हो ये थीटा तो ये 2 थीटा, ये ए तो ये 90 - ए। अगर आप थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर लोगे तो फिर इनके बीच में से भी अगर कभी कोई क्वेश्चन बन गया ना, तो आपको उसमें भी कभी दिक्कत नहीं आएगी और आप अच्छे से सोच पाओगे। अब बच्चों फटाफट से आप एक बात बताओ, परिणति एकदम आना जाना स्टार्ट है, फुल सर कल एकदम? से नेटवर्क ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, देखो नेटवर्क ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा बच्चों अब आप फटाफट से एक बार रिवाइज कर लो। चलो ऑर्थो सेंटर के बाद रिवाइज करेंगे, 5 मिनट का है बस ये ऑर्थो सेंटर। देखो आपके पास होता है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड समझते हो बच्चों? यस सर। एक बताओ वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर।
जो 90 डिग्री का एंगल बना है। अब इससे ज्यादा तो आसान कुछ नहीं है भाई। एल्टीट्यूड का मतलब है कि आप एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे 90 डिग्री का एंगल बना दो। ये ओनली 5 मिनट का है और इसमें बस एक ही आपके पास कॉन्सेप्ट है समझने का बस, और इसमें कुछ भी नहीं है भाई। आपके पास 3 वर्टेक्स है ए बी एंड सी। आपने वर्टेक्स ए से सामने वाली साइड पे 90 डिग्री का एंगल बना। तो आप मुझे ये बताओ, अभी क्या बताओगे? अभी कुछ मत बताओ। आपने क्या करा, वर्टेक्स ए से सामने वाले साइड पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया। तो ये जो आपके पास लाइन होगी, इस लाइन का नाम क्या होगा? अगर किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाओ तो इस लाइन का नाम क्या होगा? कोशिश करो बोलने की, अच्छा लगेगा। एल्टीट्यूड। परपेंडिकुलर भी सेम ही है कि आप सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का एंगल बना दो, लेकिन इसको एल्टीट्यूड के नाम से आप थोड़ा सा याद रखो। अभी अगर वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाओगे तो बच्चों ये हो जाएगा आपके पास एल्टीट्यूड। अब देखो आप एक बात और समझ लो, आपको कभी कभी ऐसा भी डाउट आएगा। क्या डाउट आएगा? कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि भाई आपके पास एक ट्रायंगल है। तो बच्चों ट्रायंगल इतना बुरा बन रहा है, एक सेकंड रुको। बस ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, एक छोटी सी बात समझ लो। गुड मॉर्निंग मानस, एकदम बढ़िया मानस, आप कैसे हो? आपका ही वेट था, बस आपके बिना मन ही नहीं लगता। आप एक बहुत जरूरी बात समझो कि आपको वर्टेक्स ए से एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, तो वो आप बी की तरफ ड्रॉ करोगे। मतलब वो ज्यादा बी की साइड होगा या फिर ज्यादा सी की साइड होगा? थोड़ा सोचो, बताओ, क्योंकि कभी कभी आपको यही समझ, बताओ। जिस तरफ छोटा एंगल होगा वो उस तरफ ज्यादा होगा। पक्की बात? हाँ सर। नहीं नहीं, सॉरी, बड़ा एंगल जिस तरफ होगा बिल्कुल। 70 की तरफ। आप एक बात याद रखना, देखो अभी जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे, अब ये बात आपको क्यों समझाई, पहले तो आप ये समझ लो कि अगर आपको वर्टेक्स ए से एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है तो जो भी एंगल आपके पास बड़ा होगा ये उधर की तरफ ज्यादा होगा। ये मतलब फिर ये, अभी तो एक ट्रायंगल ऐसे ही बना है लेकिन फिर ये इधर की तरफ ज्यादा होगा। मतलब जो भी एंगल बड़ा होगा एल्टीट्यूड उधर की तरफ बनेगा। बात समझ आई बच्चों? ये तो अभी क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगी, लेकिन इस बात को नोट कर लो आप एक बार। जिधर की तरफ भाई आपको वर्टेक्स ए से एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, देखो इसके क्यों की कोई जरूरत नहीं है, इसको तो बस ऐसे ही याद कर लो। अगर कोई भी आपके पास क्यों होगा ना, वो मैं खुद से बता दूंगा जो जरूरी होगा, उसके लिए आपको कहना भी नहीं पड़ेगा। बस इसको आप ऐसे ही देख लो, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तब एकदम क्लियर हो जाएगा। जिधर की तरफ एंगल बड़ा है उधर की तरफ 90 डिग्री होगा। बस इस बात को नोट कर लो। अगर आपको वर्टेक्स ए से एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है तो जिधर की तरफ जो सा एंगल आपके पास बड़ा है ये 90 डिग्री उधर की तरफ होगा। कर लो इसको फटाफट से नोट, क्वेश्चन से समझ आ जाएंगे सारी बातें, बस एक बार इसको नोट कर लो। अब देखो आप मुझे बोलो। जो जैसे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल लेंगे हम एक, तो उसमें तो एल्टीट्यूड बाहर आता है ना, मतलब साइड पर नहीं आता है। नहीं अभी देखेंगे, उसको भी देखेंगे अभी। मतलब जरूरी नहीं है ना साइड पर ही लाई करे। नहीं उसमें बाहर बनता हो, ये सीरियस में आया हुआ भी क्वेश्चन है कि अगर आप ऑब्ट्यूस एंगल में एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो वो कहां मिलेंगे, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, साइड पे या अंदर? ये क्वेश्चन सीरियस में आया हुआ क्वेश्चन है, वो मैं आपको भी समझाऊंगा कहां मिलेंगे। भाई आप एक वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हो। एक ट्रायंगल के अंदर 3 वर्टेक्स होते हैं तो आप कितने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हो? फटाफट से बोलो, ये 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। भाई एक वर्टेक्स से आप एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हो, तो 3 वर्टेक्स से आप 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हो। और ये तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मिलेंगे, इस पॉइंट का नाम क्या होगा? तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मिलेंगे उसका नाम क्या होगा? ऑर्थो सेंटर। तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मिलेंगे
बच्चों उसका नाम होगा ऑर्थो सेंटर। तो एक तो बात इसमें ये थी, और इसके बाद बस एक बात और है, वो बात क्या है उसको भी देख लो। बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, इसके चारों एंगल का सम कितना होगा? 180। 180 क्यों? सॉरी 360, सॉरी 360। 360 क्या होगा? डायगोनल को मिला दो, दो सर्कल बन जाएंगे, ऊपर वाले का 180 और नीचे वाले का 180। और ये आपको पहले ही समझा दिया था कि तीनों एंगल का सम 180 क्यों होता है। तो एक आपके पास अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है तो उसके चारों एंगल्स का सम 100% 360 होगा। ये बात आपको पता भी होगी। अब आप थोड़ा सा इस ट्रायंगल को देखो मोहब्बत के साथ। भाई अगर ये है आपके पास ए, इसको ए ही नाम दे लो आप। अगर ये ए है, ये इधर वाला 90 है। एक सेकंड रुको, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ये 90 है, ये 90 है। तो प्यारे बच्चों ये बताओ ये कितना हो जाएगा? बस ये एक ही पॉइंट और ऑर्थो सेंटर खत्म हो गया। बच्चों इसको तो बोलो कम से कम एक ही जगह पर कुछ एज्यूम करके देख लो, 10, 20, 30, 40 अभी समझ आ जाएगा। लेकिन अब इसको खुद से बताओ क्या होगा। भाई अगर आपके पास ये दोनों 90 90 है, ऊपर वाला ए है, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस ए, क्योंकि चारों एंगल्स का सम 360 होगा। भाई दो तो 90 90 हो गए, तो ऊपर वाला अगर आपके पास 10 है तो नीचे वाला कितना होगा? अगर ए की वैल्यू आपके पास 10 है तो फिर ये नीचे वाला कितना होगा? 170। तो बच्चों बात तो वही हो गई, अगर ये ऊपर वाला ए है तो नीचे वाला कितना होगा? 180 माइनस ए। तो इसमें बस ये एक ही पॉइंट था, कर लो इसको नोट। अब देखो अगर ये ऊपर वाला आपके पास ए है, थोड़ा सा इसको कलरफुल सा कर लेते हैं। अगर ये ऊपर वाला आपके पास ए है तो ये भी कितना होगा? ये भी कितना होगा? 180 माइनस से होगा। भाई ये भी सेम होगा। बस इसमें अगर क्वेश्चन आया तो वो डायरेक्ट ऐसे ही आएगा, एंगल ए आपको दे देगा और ये नीचे वाला आपको फाइंड आउट करना होगा 180 माइनस ए। बस इसमें और कुछ भी नहीं है, एक यही पॉइंट है बस। बताओ ये बात समझ आई? देखो बस ये हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया। अब ऑर्थो सेंटर में आप एक बात समझ लो, किस किस बात में आपको दिक्कत आ सकती है। इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं भाई। आपको देखो थोड़ी सी आपको बस एक चीज में दिक्कत आ सकती है, और इस टाइप के क्वेश्चन ना आपको मिलेंगे भी बहुत कम, एसएससी में तो बहुत कम मिलेंगे। ये कोई भी ट्रायंगल बना लो, मतलब ये हमने वैसे ले लिया, ज्यादा दिल पे मत लेना, बस समझाने के लिए। सपोज कोई ट्रायंगल है, उसकी साइड है 3, 4, 3, 6, 7। आप मुझे ये बताओ, अगर आपको सबसे बड़ा एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है तो कहां से, किस वर्टेक्स से ड्रॉ करोगे आप? बस दो बातें और समझ लो। किस पॉइंट से? ए से नहीं, हाँ सी से, सॉरी सी से, सी से। अगर देखो इसको ए और सी से मत रखो, एक बात आप याद कर लो, सबसे बड़ी साइड पर ड्रॉ होगा सबसे छोटा एल्टीट्यूड, सबसे बड़ी साइड पर ड्रॉ होगा सबसे छोटा एल्टीट्यूड, और सबसे छोटी साइड पर ड्रॉ होगा सबसे बड़ा एल्टीट्यूड। इस बात को आप नोट करना। और ऐसा क्यों होगा, अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना तब सब बातें क्लियर हो जाएंगी, बस एक बार इनको आप नोट कर लो। अगर आपको सबसे बड़ा एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है तो सबसे छोटी साइड पे आप सबसे बड़ा एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हो, करोगे। और अगर सबसे छोटा एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है
तो आप सबसे बड़ी साइड पे ड्रॉ करोगे, कोई बात। तो आप बच्चों क्या करोगे, सबसे छोटा एल्टीट्यूड। ये बात तो बहुत छोटी छोटी सी होती है, लेकिन इस बात को मुझे एक बार इसमें बहुत दिक्कत हुई थी, तो तब से मैं इसको बच्चों को हर बार बताता हूँ कि अगर कभी भी आपको सबसे छोटा एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है तो सबसे बड़ी साइड पे ड्रॉ होगा सबसे छोटा एल्टीट्यूड, और सबसे छोटी साइड पे ड्रॉ होगा सबसे बड़ा एल्टीट्यूड। इसको नोट कर लो फटाफट से, और ये बात तो बच्चों नोट कर लो आप ऐसे। ये क्यों क्यों होगा वो आपको खुद से क्लियर हो जाएगा। चलो 5, 6 और 7 में ध्यान रखो। तो बच्चों बात समझ आई आपको यहां तक? ये तो थी एक बात। अब देखो दूसरी बात, अगर आपके पास 3 साइड है 5, 6 और 7, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इनमें से सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, एकदम बेसिक बात है, पता भी होगी आप सबको, जिनको नहीं पता उनको अब पता चल जाएंगे। ए, बी और सी, इन तीनों में से अगर मैं आपसे सबसे बड़ा एंगल पूछूं तो वो आप कौन सा बोलोगे? इनको बस नोट कर लो, सब चीजें बिल्कुल। अब की बार ए होगा। देखो सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ी साइड के सामने जो एंगल होगा ये सबसे बड़ा होगा। और कभी कभी एग्जामिनर ना बहुत ज्यादा चालाक बनने की कोशिश करता है, वो आपको डायरेक्ट ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई आपने पॉइंट ए का एंगल बाइसेक्टर कर दिया, वो आपको ऐसा बोलेगा कि आपने सबसे बड़े एंगल का एंगल बाइसेक्टर कर दिया और आपको साइड दे देगा। तो कई बार मैंने ऐसा देखा है कि बच्चों को यही समझ नहीं आता कि इसमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा। तो आप याद रखना, सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल सबसे बड़ा। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है आप ही के एग्जाम में। साइड तो उसमें कुछ और थी कि आपने सबसे बड़ी एंगल का एंगल बाइसेक्ट करा, तो उसमें से छोटी वाली साइड बताओ आप कितनी होगी। अब बच्चों को ये तो पता चल गया, भाई इसको आप फाइंड आउट कैसे करोगे। अगर ये रेशियो सी और बी है तो ये भी सी और बी होगा, एंगल बाइसेक्टर में बताया था आपको। अब ये तो बच्चों को पता चल गया, लेकिन बच्चों को ये समझ नहीं आया कि भाई सबसे बड़ा एंगल कौन सा है। तो आप, लेकिन आप तो जीनियस बच्चे हो भाई, आप तो प्लूटस में पढ़ रहे हो, तो आप इस बात को नोट कर लो कि सबसे बड़ी साइड के सामने वाला जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा, और सबसे छोटी साइड के सामने वाला एंगल सबसे छोटा होगा। ये दोनों बातें नोट कर लो। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, और ये बड़ा वाला तो बना हुआ भी है कि आपने सबसे बड़ी एंगल से ये ड्रॉ कर दिया वो ड्रॉ कर दिया, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी है। तो बस आप इस बात को नोट कर लो कि सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल सबसे बड़ा, और सबसे छोटी साइड के सामने वाला एंगल सबसे छोटा। बच्चों ये भी नोट हो गया। एक्टिव रहो बच्चों, एक्टिव मोड पे। देखो एग्जाम क्रैक होगा अगर बेसिक्स क्लियर है, दुनिया में कोई आपको एग्जाम क्रैक करने से नहीं रोक सकता। इस बात को आप हमेशा याद रखो। आप चीजों को रटना बंद कर दो, चाहे कोई भी चीज है। अगर आप जीएस भी पढ़ रहे हो तो रटो मत, जितना जरूरत है उतना समझ लो। रटोगे तो फिर हर बार रटना पड़ेगा, आज भी रटोगे, अगले हफ्ते फिर इसके बाद, सेम ऐसे ही हर सब्जेक्ट में। तो उतनी चीजें एक बार समझ लो तो फिर नहीं रटना पड़ेगा, और फिर आपको कभी कोई नहीं रोक पाएगा एग्जाम क्रैक करने से। देखो आप बस एक बात याद रखो, अब हमें इतना टाइम मिल गया कि जिस दिन आप एग्जाम में बैठोगे ना
उस दिन आपको एक सिंगल चीज के बारे में भी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन आ जाए तो वो नहीं आती, ये आ जाए तो वो नहीं आती, आपको सब कुछ आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। चाहे वो कितनी भी 20 डिजिट की कैलकुलेशन क्यों ना हो, 20 डिजिट का आपको रूट क्यों ना फाइंड आउट करना हो, 5 सेकंड में फाइंड आउट करोगे। अब देखो उसके बाद फिर से वही बात कि इनको कहां कहां ड्रॉ करोगे। अगर आपके पास एक्यूट एंगल है तो एक्यूट एंगल में ऑर्थो सेंटर कहां ड्रॉ करोगे? एक्यूट एंगल में ऑर्थो सेंटर कहां ड्रॉ कर सकते हो भाई? ऑर्थो सेंटर देखो, इसको भी रटो मत, इसको भी रटना नहीं है, इसको बस ये सोचो ऑर्थो सेंटर है क्या। ऑर्थो सेंटर है कि वर्टेक्स से आप 90 डिग्री का एंगल बना, ये नहीं बताना आपको सेंटर में। मेरी बात समझो, पहली बात तो ये जरूरी नहीं है कि सेंटर में बने। अगर ये ट्रायंगल ऐसे बन गया तो ये जरूरी थोड़ी ना सेंटर में बनेगा, ये तो इधर हो जाएगा। ये नहीं बताना आपको सेंटर में, आपको ये बताना है इस ट्रायंगल के अंदर बनेगा, बाहर बनेगा, ट्रायंगल की साइड पे बनेगा, सबसे बड़ी साइड के पीछे बनेगा, इस टाइप से इनसाइड। बिल्कुल, ये तो देखो आप इसको भी तो रखना नहीं, इसको भी देख लो, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्थो सेंटर है क्या 90 डिग्री, यहां से 90 डिग्री बना दिया, यहां से 90 डिग्री बना दिया, यहां से 90 डिग्री बना दिया, तो तीनों 90 डिग्री कहां मिलेंगे? इस ट्रायंगल के अंदर ही मिलेंगे। तो अगर ट्रायंगल के अंदर मिलेंगे तो एक्यूट एंगल में ऑर्थो सेंटर कहां बनेगा? इनसाइड। ये चीजें कभी भी रटो मत, समझ जाओ, क्योंकि ऑर्थो सेंटर आपको पता है क्या है, जो 90 डिग्री बनाए, बस 90 डिग्री बनाकर देख लो। अब आप मुझे ये बताओ कि राइट एंगल में ये ऑर्थो सेंटर कहां बनेगा? सर परपेंडिकुलर को कोइंसाइड करेगा, नहीं बी पर बनेगा, पॉइंट बी पर। बिल्कुल, आप ये सोचो कि ऑर्थो सेंटर क्या है, जहां जिस पॉइंट से आप 90 डिग्री बना सकते हो तीनों साइड पे, तो आपको वो पॉइंट देखना है कि भाई वो पॉइंट कहां बनेगा। और थोड़ा सा दिमाग से सोचो चीजें। मिड पॉइंट पे बनता है सरकम सेंटर, कल समझाया था ना। देखो आप मुझे एक बात बताओ, इस बी से आपने ये एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, भाई ये एक एल्टीट्यूड हो गया। बी से आपने यहां एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, ये भी एक, बी से आप यहां भी तो एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हो। अब ये जरूरी थोड़ी ना है कि ये जो आप एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हो ये मिड पॉइंट पे मिले, ऐसा थोड़ी ना, जरूरी थोड़ी है। ये जो आप देखो यहां से आपके पास कुछ रिजल्ट आएंगे, वो रिजल्ट मैं आपको सिमिलैरिटी में समझाऊंगा, और वो रिजल्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आप मुझे ये बताओ, ये जिंदगी में अलग दुख है, मेरी जिंदगी में ये बहुत बड़ा दुख है भाई। चलो अब इसको ऐसे ही देख लो, जो भी है खूबसूरती बढ़ा देते हैं इसकी थोड़ी देर। अब देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। अब आप मुझे ये बताओ, अगर ये वर्टेक्स ए है, बी है, भाई बी से आप यहां भी एक ही तरफ भी एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हो, बी से आप सी की तरफ भी एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हो, और बी से आप एसी पे भी एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हो। और ऑर्थो सेंटर क्या होगा? जिस पॉइंट से आप जहां पर एल्टीट्यूड मिलते हैं, तो बच्चों ये वाला जो पॉइंट बी है राइट एंगल में, ये जो पॉइंट बी होगा, ये तो आपको कल भी समझाया होगा शायद, ये मैं एक बार आपसे फिर से समझा दूंगा, इनमें कंफ्यूज मत होना। और इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर मिलेंगे सीडीएस में, 80% क्वेश्चन सीडीएस में मिलेंगे, तो इसको भी याद कर लेना कि ये मिलेगा बी पे से, जहां से बी से बनेगा, बस इसको ऐसे याद कर लेना।
इसमें इतना घुसने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर अभी हम जाएंगे जब ये जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसका बहुत ज्यादा इसको बेसिक में पढ़ेंगे सिमिलैरिटी, पूरे सिमिलैरिटी के अंदर ये ट्रायंगल पढ़ना है आपको। तो इसको अभी बेचारे को ऐसे ही छोड़ दो, इसका तो पूरा ऑपरेशन करेंगे हम, कोई भी चीज कहां से आई, कैसे आई, क्यों आई। उसके बाद आ गया आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखो ये ऑब्ट्यूज एंगल थोड़ा सा सोचने वाली चीज है, इसीलिए एग्जाम में सीडीएस में कम से कम 6 से 7 बार ये क्वेश्चन आ गया कि आपके पास एक ऑब्ट्यूज एंगल है, इसमें आप ऑर्थो सेंटर कहां पे ड्रॉ करोगे। और इसमें ऑप्शन इस टाइप से थे कि एसी के ऊपर, एबी के पीछे, बीसी के नीचे, इस टाइप से। देखो आउटसाइड तो बनेगा ही, ये बात तो एकदम कंफर्म है कि ऑब्ट्यूज एंगल में आउटसाइड बनेगा, लेकिन आपको अब की बार आउटसाइड में भी ये बताना है कि आउटसाइड भी कहां बनेगा। सोचो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें, क्योंकि ऑर्थो सेंटर आपको बहुत अच्छे से पता है कब बनेगा, जहां तीनों एल्टीट्यूड मिलेंगे, तो आप तीनों एल्टीट्यूड को मिलाकर देख लो। एसी के ऊपर एंगल बी के लेफ्ट में आएगा ना, एंगल बी के लेफ्ट में बनेगा। वेरी गुड बच्चों, एसी के ऊपर कैसे बनाओगे आप, थोड़ा सा सोचो चीजें, गलत हो गया उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये बनेगा यहां पर कहीं, और एग्जाम में एकदम ऐसा भी क्वेश्चन नहीं आ जाता कि जिसमें आपको कुछ सोचना ना पड़े, थोड़ा सा सोचने वाला आएगा। भाई आपने क्या करा, इसको इधर ड्रॉ कर दिया, चलो इसको पूरा ही ड्रॉ कर दो। आपने इसको इधर ड्रॉ कर दिया और आपने यहां से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, ऐसे ये हो गया भाई एल्टीट्यूड। अब आप ये बताओ एनिमे दूसरा एल्टीट्यूड कहां से ड्रॉ करोगे, इसको थोड़ा सा ऐसे कर, बी से एसी पर करेंगे पर उसको पीछे एक्सटेंड कर देंगे, बिल्कुल इधर की तरफ मतलब। यस सर। और एक आप इधर से इसको थोड़ा, इसको आगे बढ़ाओ, यहां से इस पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे, तो ये वाला कहां मिल जाएगा, या तो अगर इसको बस ऐसे ही बना लो, अगर क्वेश्चन आएगा तो बहुत मतलब ऐसा ही आ सकता है। भाई हम ऐसा तो बोलेगा नहीं कि फिगर बना के दिखाओ सही बनाई है नहीं बनाई, बस ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बनेगा कहां। तो इस बात को आप एकदम याद रखना, याद रखना और याद रखना। ऑब्ट्यूज एंगल में ये जो आपके पास ऑर्थो सेंटर बनेगा, ये बीसी के पीछे बनेगा। ये बात समझ आई बच्चों, यहां तक की कहानी क्लियर। ये बहुत डीप वाली बातें हो गई, आपके एग्जाम में इतना नहीं आएगा, और इन पे तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है कि आप बहुत सारी चीजें रटते हो, तो कोई कोई चीजें तो आप रट भी सकते हो। अब ये वही पॉइंट है कि आपको रटने हैं। ये ऑब्ट्यूज एंगल के अंदर कैसे हो गया, फिगर उल्टा कर दें। अब देखो आप कुछ भी करते रहो, कायदे में तो आप ऑब्ट्यूज एंगल ऐसे ही बनाओगे। अब एग्जामिनर को इस बात से मतलब नहीं है कि आप कर क्या रहे हो, क्योंकि अगर आप कहीं भी देखो, अगर मैं आपसे बोलूं ऑब्ट्यूज एंगल बनाओ, तो बच्चों ऐसे ही तो बनाओगे जैसे आपके पास बना हुआ है, ऐसे तो बनाओगे ऑब्ट्यूज एंगल, या फिर ऑब्ट्यूज एंगल कुछ और बना दोगे इसमें ऐसे करके कि हमें तो बहस हम कैसे बनाएंगे। जैसे बनाते हो वैसे ही बनाओगे आप। और ये बात, गुड मॉर्निंग कृतिका, और ये बात एग्जामिनर को भी पता है कि आप ऑर्थो सेंटर कैसे बनाते हो। वरना अगर कभी ऐसा हुआ जैसा आप दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको ऑर्थो सेंटर भी बना, ये जो है ना ऑब्ट्यूज एंगल भी बना मिलेगा साइड में, क्वेश्चन के साइड में। लेकिन बच्चों आपको ऐसा नहीं लगा कि आपने कुछ ज्यादा लगा दिया फालतू का, फील नहीं हुआ थोड़ा। अगर कभी ऐसा हुआ ना जैसा आप सोच रहे हो, तो क्वेश्चन के साइड में आपको बना हुआ मिलेगा कि ये है भाई ऑब्ट्यूज एंगल, फिर वो उल्टा हो सीधा हो वो कैसा भी हो उसको आप देख लेना। एकदम जीनियस बच्चे हैं।
बहुत ज्यादा जीनियस। अब बच्चों आप एक बार और देख लो, अगर कभी कभी बाय चांस क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछ ले कि आप मुझे सरकम सेंटर और इन सेंटर के बीच की डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस डी इक्वल्स टू होगी रूट आर स्क्वायर माइनस 2r। कर लो नोट। और ये कुछ वो पॉइंट्स हैं, मतलब कभी क्वेश्चन आ गया पहले किसी जमाने में तो आ गया, तो बस इनको बस ऐसे ही रट लो। डी इक्वल्स टू अंडर आर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस 2r। डी है, अगर डी है इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की डिस्टेंस। अगर क्वेश्चन में आपको ये बोल दे कि भाई आपके पास सरकम सेंटर की रेडियस है 4, इन सेंटर की रेडियस है आपके पास 2, तो आप इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की डिस्टेंस बताओ कितनी होगी, तो तब इसको अप्लाई करोगे। नोट कर लो। सर स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर है इन सेंटर की रेडियस और ये बड़ा वाला आर है सरकम सेंटर की रेडियस। सेंटर, ओके ओके। और ये डी है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो इनको बच्चों रट लेना डायरेक्ट, ये कुछ रटने वाली चीजें हैं, क्योंकि इसके ऊपर कभी मतलब बहुत पहले, इस जमाने में तो नहीं, कभी बहुत पहले एसएससी में क्वेश्चन बना हुआ है। तो नोट कर लेना इसको। हो गया बच्चों नोट? डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर, बस इसको ऐसे करके नोट कर लो, और याद तो ये आपको हो ही गया होगा। उसके बाद बच्चों क्या बचा? उसके बाद अब आपके पास चारों सेंटर कंप्लीट हो गए, एकदम कंप्लीट। अब आपको, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इससे ज्यादा कभी भी आपको कोई भी जरूरत पड़ेगी। हाँ, आप खुद से कितना भी परेशान हो सकते हो, अब तुम कितना भी परेशान हो सकते हो जितना आपका मन करे, वो तो अपने हाथ में है। लेकिन आपको जरूरत नहीं है इससे ज्यादा परेशान होने की। अगर आप इससे ज्यादा भी परेशान हो रहे हो ना, तो इसका मतलब फिर आप परेशान ही रहना चाहते हो, फिर आपको सिलेक्शन नहीं लेना। आप चाहते हो कि हाँ भाई मैं परेशान हूँ और मेरा जिंदगी भर सिलेक्शन हो ही ना कभी। आप एक बार सिलेक्शन ले लो, फिर मैं आपको इनके अंदर और भी खतरनाक चीजें पढ़ा दूंगा कि अगर आपने एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलेंगे वहां भी सर्कल बना दिया तो सर्कल की रेडियस, लेकिन उतना जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन भी देखो आज की क्लास से स्टार्ट हो जाएंगे, वो आप टेंशन मत लो, 100% आ जाएगा। मैं बस आपको इतना समझाना चाह रहा हूं, जो किसी भी बच्चे का कोई फालतू जो दिमाग है जो कुछ बच्चे चलाते हैं, अब आपको कुछ नहीं चलाना। अब जो आपको समझाया उसको याद कर लो, क्योंकि जो बच्चे इससे ज्यादा भी दिमाग चलाएगा वो फिर वही बच्चा होगा जो 4-5 साल तक पेपर देता ही रहेगा, क्योंकि करना कुछ नहीं है, उसको फालतू का लगाते रहना है। अगर किसी बच्चे को और भी ज्यादा दिमाग लगाना है तो आप एक काम कर सकते हो, फेल तो आप हो गए 100%, लेकिन आप फिर 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी ले लेना, वहां से आप अच्छा लगा पाओगे। 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी आप ले लेना। उसके बाद 3-4 बुक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्वांटम कैट, आर डी शर्मा, ये बहुत अच्छी अच्छी बुक है, उनको ले लेना, लगाते रहना बैठ के। लेकिन अभी आपको उतने भी बेसिक की जरूरत नहीं है, और जितने की आपको जरूरत थी वो आपको एकदम क्लियर करा दिया। अब भाई इससे ज्यादा तो फिर आप एनसीईआरटी ले लो, 500 बुक में और बता दूंगा, ले लेना, पढ़ते रहना सेंटर। क्योंकि अगर आपके 5 क्वेश्चन सेंटर के आएंगे तो पांचों के पांचों सही हो जाएंगे, अगर आप इतना भी पढ़ लोगे तो। अब देखो, चलो ये तो थी बात, लेकिन ज्यादा दिमाग अब लगाना मत, सिलेक्शन लो पहले, फिर आप कितना भी लगा सकते हो, और आपके दिमाग को कोई नहीं पूछेगा। एट द एंड ये पूछा जाएगा, भाई तेरा सिलेक्शन हुआ ये नहीं हुआ। नहीं, सिलेबस तो नहीं आता, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सत्यार तुम जानते नहीं हो अभी, बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, उनका दिमाग यही चलता रहता है कि उन्हें करना कुछ नहीं होता, उनका दिमाग यही चलता रहता है, ये कब होगा, वो कब होगा, वो कब होगा। भाई मैंने तो वही बता दिया, बुक ले लो, करते रहो। हाँ, कम से कम तुम्हें 1.5 साल का समय तो लग ही जाएगा, अगर आप 6 से 12 तक की एनसीईआरटी करोगे, फिर मैं 3-4 बुक बताऊंगा। हाँ, लेकिन चीजें एकदम आपको ये चारों सेंटर क्लियर हो जाएंगे, ये गारंटी है।
तो बच्चों आप ज्यादा मत लगाना, तो मुझे बहुत डर लगता है जब आप कुछ ज्यादा लगाते हो, क्योंकि जितना आपको लगाना होता है उससे 10 गुना ज्यादा मैंने बता दिया आपको। सर हाँ जी। सर एक चीज पूछना था, जो आपने सिंप्लीफिकेशन का ओवरऑल पीडीएफ भेजा था, हाँ जी, बस वही काफी है ना? मैं उसी में से कर रही हूँ एक्चुअली। उसी को करते रहो बस, मैं रोज करती हूँ वही। उसी को करो बस, इधर उधर नहीं भागना। देखो पढ़ने वाला जो सिलेबस है ना उसको हमेशा कम रखो, और उसका रिवीजन ज्यादा रखो अगर सिलेक्शन लेना है तो। सर वैसे भी मैं ज्यादा इतना दिमाग परेशान करती नहीं, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ। या दिस वन, ये है सबसे बड़ी बात, ज्यादा टेंशन नहीं लेते हम। ओके सर। आप चीजें बहुत कम रखो, लेकिन जितना अपने पास रखो उसको क्लियर रखो, कोई भी एग्जाम दुनिया का क्लियर हो जाए। और वो पढ़ते हुए नजर लेते हो तो आपको खुद भी नहीं चलता, फिर रिजल्ट आपके पास आता ही है। फिर आपसे आपका रिजल्ट क्या आता है कि भाई 35 में से 6 नंबर की कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुई, फिर क्या आप बोलोगे? चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा, टेंशन मत लो। फटाफट से एक बार चारों सेंटर को रिवाइज कर लो। देखो 10 मिनट बच रही हैं, अब क्या ही करेंगे। अब आप मुझे ये बताओ, इन सेंटर क्या है? चारों सेंटर को एक बार आप रिवाइज कर लो। इन सेंटर के बाद था क्या? मीडियन। मीडियन के बाद था क्या? था सरकम सेंटर। और उसके बाद था ये ऑर्थो सेंटर। चारों सेंटर को आप एक बार देख लो। देखो आपको पीपीटी, पीपीटी तो बच्चों मैंने प्रीवियस ईयर सेंड कर दिया, आप उसको करो। मैंने आपको पूरा प्रीवियस ईयर दे दिया। आप एक बात याद रखो, पीपीटी कभी भी प्रीवियस ईयर से अच्छी थोड़ी ना हो सकती है किसी की भी। मैं आपको फैक्ट बात बताता हूँ, मैंने आपको पूरा प्रीवियस ईयर दे दिया, वो ज्यादा अच्छा होगा या पीपीटी? सोचो। तो उस प्रीवियस ईयर को करो आप। अब चारों सेंटर्स को एक बार रिवाइज करो। इन सेंटर क्या होता है फटाफट से बोलो, इन सेंटर कब बनता है? जहां पर एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं। अब इसको बहुत शॉर्ट शॉर्ट में आप एक बार देख लो। इन सेंटर कब बनेगा? जहां पे बच्चों आपके तीनों एंगल बाइसेक्टर मीट करेंगे। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। देखो मैं आपको यहां से एक बात और बता दूं, आप इतने अच्छे बच्चों, मेरा मन हो गया आपको बताने का, फिर मैं आपको बच्चों बता ही देता हूँ। क्योंकि अभी हमारे पास 5 मिनट का टाइम भी है, क्योंकि अगर अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे तो 2 क्वेश्चन होंगे बस। बच्चों अब ना मैं आपसे वो दिमाग का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो आप सब प्लीज एक काम करो, बराबर वाले कमरे में जाओ, अपनी जो अलमीरा है उसको ओपन करो और अपना अपना दिमाग ले आओ वहां से, क्योंकि क्वेश्चन बहुत दिमाग वाला होगा। जल्दी से ले आओ, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्वेश्चन क्या है भाई? एक एंगल बाइसेक्टर हमने यहां से ड्रॉ कर दिया, मतलब इसको फिगर पे ज्यादा मत जाना, बात समझना। नो कमेंट्स। यूट्रस की कुछ चीजें फास्ट हो या ना हो, ये इरेजर बहुत फास्ट करता है, टच होते ही। फिर से बचना, देखो भाई एक मीडियन तो सॉरी एक एंगल बाइसेक्टर आपने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है? इसको भी पूरा मत बनाओ समझने के लिए। एक एंगल बाइसेक्टर आपने यहां से ड्रॉ कर दिया और एक एंगल बाइसेक्टर आपने यहां से ड्रॉ कर दिया। अब ये दोनों एंगल बाइसेक्टर, भाई आपके पास 2 एंगल बाइसेक्टर है, ये इन दोनों को तो आप कहीं भी मिला सकते हो जहां आपका मन करे, भाई आपकी खुद की मर्जी है। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, भाई ये जो थर्ड वाला एंगल बाइसेक्टर है ये यहीं जाकर क्यों मिलेगा? अब होएगा तुम्हारा दिमाग ओपन। ये जो थर्ड वाला भाई एंगल बाइसेक्टर है ये यहां क्यों नहीं मिल रहा? ये यहां क्यों नहीं मिल रहा? इधर क्यों नहीं मिल रहा? इसको कैसे पता कि भाई मुझे डायरेक्ट जाकर वहीं मिलना है जहां पर ए और सी दोनों भैया मिलेगा, यही जाना है? बताओ, कौन बताएगा?
₹5 का कैश ना बच्चों। दो आपके पास दो एंगल बाइसेक्टर तो कहीं भी मिल जाएंगे, कहीं भी। लेकिन ये जो तीसरा वाला एंगल बाइसेक्टर होगा, इसको कैसे पता, तुम्हें कैसे पता कि ये बी पर ही मिलेगा, ये यहीं पे मिलेगा? मैं ये बोलूंगा ये यहां मिलेगा। अगर कोई आपसे बोल दे कि ये यहां मिलेगा, तो आप उसको कैसे समझाओगे कि मेरे भाई ये यहां नहीं यहीं पे मिलेगा? वो फिर को आपसे करता रहेगा। एंगल सर बाइसेक्टर अगर सर अगर वो वहां पर नहीं मिलेगा तो वो एंगल जो है वो 90 -c/2 नहीं आएगा। नहीं, ये तो आपने ऐसे तो फिर आप हर जगह पर आपने जब आपने इसको बनाया होगा स्टार्टिंग में, तो फिर पहले आपने इसको यहाँ रख के देखा होगा। यहाँ से 90 -a/2 नहीं बना, यहाँ से नहीं बना। अब ये जो इसके अंदर होते हैं ना, इसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट है। देखो कोई नंबर है 1 से 2, जब आप इस 1 और 2 नंबर देखो, इस बात को भी आप समझ लो अनिमेश, छोटी सी बात। नंबर सिस्टम में बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं एक कहानी। ये आपके पास स्केल होता है जिसपे 1 2 3 नंबर लिखे हुए होते हैं। अगर आप, अब आपको तो ये 1 और 2 दिखेंगे, अगर आप इस 1 और 2 के अंदर, वो क्या होता है बच्चों जिसको आंख पे लगा के देखते हैं, और वो बहुत मैग्निफिकेशन, क्या होता है, जो भी वो होता है मैग्नीफाई इंग्लिश, करने वाला मेथड बोल रहे हैं ना आप? वो आंख पे सब लगा के ऐसे डिविजन, देखते हैं, वो बड़ा दिखने लगता है। मैग्नीफाइंग ग्लास। हाँ, जो उन सभी ये गिलास था, मैग्नीफाइंग यही वाला, ग्लास। ये सेम टू सेम गिलास। जब आप इनको देखोगे तो इनके अंदर भी नंबर होंगे, 1.2 1.3 1.4 1.5। और फिर जब आप 1.2 और 1.3 को देखोगे तो फिर इसके अंदर भी सेम ऐसे ही नंबर होंगे। तो इस, ये जो आपने बोला है, तो अगर आप इसको चेक करोगे तो कहां तक चेक कर सकते हो? और ये जो प्रोसेस है ये तो लास्ट तक चलता रहेगा। देखो मैं आपको एक बात समझाता हूँ। एक बात तो मैं आपको जैसे कि हर बार समझाता हूँ कि आप ये तो कभी भी नहीं प्रूव कर रहे भाई, आप ये जो थ्योरम है इसको नई थ्योरम थोड़ी ना बना रहे हो कि भाई हम एक नई थ्योरम बना रहे हैं कि ये दोनों एक जगह मिलेंगे। ये तो चीजें पहले से प्रूव है, हमें पहले से ही पता है कि भाई ये यहीं पे मिलेगा। ये बात हमें पता है कि ये मिलेगा तो यहीं। या तो हम इसको फर्स्ट टाइम प्रूव कर रहे होते तब हमें ज्यादा दिक्कत होती, लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो हमें पता है वो यही मिलेगा। तो अब इसको आप बहुत सारे मेथड से प्रूव कर सकते हो। इसको प्रूव करने का सबसे अच्छा मेथड क्या होगा वो समझ लो। अगर बच्चों आप, अच्छा सा कलर नहीं नजर आ रहा बच्चों को ही, अगर आप ये प्रूव कर दो कि भाई ये जो लाइन है बी ओ, बात मेरी ध्यान से समझ लो, और ये चीजें तो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। अगर आप ये प्रूव कर दो कि ये जो लाइन है बी ओ, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो फिर आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि तीनों एंगल बाइसेक्टर एक जगह मिलेंगे। क्योंकि आप पहली बार तो प्रूव कर नहीं रहे कि भाई हम एक नई प्रॉपर्टी बना रहे हैं कि ये एक जगह मिलेंगे, ये सब चीजें प्रूव है। आप प्रूव चीजों को अपने तरीके से प्रूव कर सकते हो। आप ये बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाकर आप बस इतना प्रूव कर दो कि ये जो लाइन बी ओ है कि ये बीओ एंगल बाइसेक्टर है, तो फिर आप ऐसा सोच सकते हो कि ए बी एंगल बाइसेक्टर है, एओ, सी ओ बी एंगल बाइसेक्टर है, बी ओ बी एंगल बाइसेक्टर है। तो फिर अब आप थोड़ा सा सोच सकते हो कि हाँ अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही जगह मिलेंगे। बात समझ आई बच्चों? बोलो। मैं आपको वही समझा रहा हूँ, कुछ भी चीज आप पहली बार प्रूव नहीं कर रहे कि आप ही प्रूव कर रहे हो उसको, हम एक नई चीज बना रहे हैं। मैथ के अंदर चीजें पहले से प्रूव है, कैसे भी प्रूव कर लो। तो इसका सबसे अच्छा मेथड क्या होगा कि आप बस इतना प्रूव कर दो कि ये जो बी ओ होगा, बी आई, कि भाई ये जो बी आई है ये एंगल बाइसेक्टर है, तो फिर आप ऐसा एज्यूम कर लो कि तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही जगह मिलेंगे। अब आपको ये प्रूव करना है कि भाई ये बी आई जो है ना वो एंगल बाइसेक्टर है। बच्चों ये बात समझ आई आपको? ये जो बेसिक है ना, ये क्वेश्चन में बहुत काम आएगा।
अब आपको बच्चों क्या प्रूव करना है कि भाई ये जो पी आई है ये एंगल बाइसेक्टर है। अगर आपने ये प्रूव कर दिया तो फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई तीन एंगल बाइसेक्टर एक जगह मिलेंगे, क्योंकि ना तो एक क्वेश्चन का भी एग्जाम में आएगा कि बताओ क्यों मिलेंगे, आप फिगर बना रहे हो वहां पर लिख रहे हो, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। बस बेसिक क्लियर कर रहे हो, समझने वाली बात है। तो बच्चों अब आप एक बात समझ लो, अगर आप एक सर्कल के ऊपर एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करो, अगर आपने एक पॉइंट से, और ये भी जो पॉइंट है ये टेंजेंट में आ जाएगा, सर्कल पढ़ेंगे ना तो वहां टेंजेंट आएगा, तो टेंजेंट में बस दो ही पॉइंट है, उसमें से एक पॉइंट ये है। अगर हमने एक पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करें तब ये दोनों इक्वल होंगे। इसको साइड में लिख लो, जब टेंजेंट पढ़ेंगे ना तो टेंजेंट में दो ही पॉइंट है, एक तो ये है कि ये 90 डिग्री होगा, दूसरा ये है, बस टेंजेंट कंप्लीट। तो अब आपको अब एक बात पता है कि भाई अगर हम एक पॉइंट से तो आपके पास दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तब ये दोनों इक्वल होंगे, और ये इक्वल भी क्यों होंगे समझ लो। भाई ये 90 डिग्री, अगर आप सर्कल के सेंटर से इस टेंजेंशियल पॉइंट को मिलाओगे तब एंगल बनेगा 90 डिग्री। अब ये 90, ये सर्कल की रेडियस है और ये एक साइड है, तो आप मुझे ये बताओ ये जो ऊपर वाला है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया नीचे वाले के। भाई ये जो आपके पास ये वाला ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर दो कॉन्ग्रुएंट, जिनको समझ नहीं आया नेक्स्ट क्लास में समझ आ जाएगा, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनका सब कुछ बराबर, इसका मतलब जितना ट्रायंगल ये ऊपर वाला होगा उतना ही ट्रायंगल ये नीचे वाला भी होगा। फटाफट से बोलो बच्चों, टाइम कम है। अगर ऊपर वाला हिस्सा भी बराबर है नीचे वाला हिस्सा भी बराबर है तो बच्चों आपको इस बात को साफ बता देते कि ये तो लाइन ही एंगल बन सकता है। सर इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। इस अगर दो ट्रायंगल कैसे भी करके कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सब कुछ बराबर है, ये भी बराबर है। तो बच्चों आपको बस ये प्रूव करना था, ये जो पॉइंट है ये सर्कल और टेंजेंट में जाकर आएगा। तो मैं अभी आपको बस इसको इसीलिए नहीं समझा रहा था क्योंकि यहाँ पर तीन चार चीजें यूज हुई, एक तो कॉन्ग्रुएंसी और एक टेंजेंट। ना भी कॉन्ग्रुएंसी हुई ना भी टेंजेंट हुई, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चों को समझ ना आए, जिनको समझ नहीं आया उनको आगे समझ आ जाएगा। तो बच्चों आपको यही प्रूव करना था कि ये जो बी आई है ये एंगल बाइसेक्टर है, और अब आप ऐसा सोच सकते हो कि तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही जगह मिलेंगे। कहानी क्लियर हुई बच्चों? यस सर। दिमाग पूरा खुल जाएगा, आपका टेंशन मत लो आप पूरा। आपको ऐसा लग रहा होगा ना बंद बंद सा दिमाग कुछ सब। सर हाँ जी, वो मॉक 28 का नहीं बताया सर आपने। मॉक 28 का सॉल्यूशन सेंड कर देंगे आपको आज ही। सर आपने बनाया था सर वो बहुत डिफिकल्ट टेस्ट बनाया था ये, जिससे आपको ऐसा ना लगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 2 4 5 7 टेस्ट में अच्छे नंबर आ गए तो वो चीजें थोड़ा लाइटली लेने लगते हैं, और ऐसा मैं चाहता नहीं कभी। सर उसमें तो ऐसा लग रहा था वो मेंस लेवल का था, मतलब वो मेंस से भी थोड़ा ऊपर था। उसमें कोडेड इनइक्वालिटी जैसा क्वेश्चन आया था मैथ्स में। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, वो तो ऊपर था। वो बस ये दिखाने के लिए था कि अभी पढ़ने के लिए बहुत कुछ है इस दुनिया में। सर पर ना उसका सॉल्यूशन की जगह ना आपको सॉल्व करवा देना। अभी जो लॉकडाउन की वजह से इतना भी टाइम नहीं मिल पा रहा निमेश, अगर मैं आपको रियलिटी समझाऊं, क्योंकि अब होगा क्या है क्लास लेते सीधा हम लोग चले जाते हैं, तो उस वजह से थोड़ा शेड्यूल नहीं बन पा रहा। जैसे थोड़ी सी चीजें ओपन होंगी मैं तुम्हारा पूरा एक बैच चलाऊंगा, उस बैच में सब कुछ होगा, सब कुछ। बस एक वो बार तो ठीक है सर, पर उसका ना 28 को तो आप सॉल्व ही करवा देना, क्योंकि उसको सॉल्व करा देंगे। मैं उसको आपको एक बार सॉल्यूशन भी भेज दूंगा, और जैसे चीजें थोड़ी सी नॉर्मल होती है और यहाँ मतलब हम अच्छे से पूरे टाइम रह सकते हैं तो मैं आपको सब करा दूंगा। क्योंकि वो मतलब ये है ना डिस्कस करना, उसको बिल्कुल, सॉल्व तो हो जाएगा जैसे ना जैसे, पर कैसे लेकिन आप एक करेंगे। बार सॉल्व कर लेना, जब तक अभी हम डिस्कस नहीं कर पा रहे
तब तक उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि डिस्कस करने के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए। हाँ ओके सर। ठीक है, अभी हम यहाँ भी आप देख ही रहे हो क्लास भी कैसे कैसे ले रहे हैं, वो हम ही जानते हैं कि आपका एग्जाम आ रहा है, कोई दिक्कत ना हो। तो बस इसीलिए तो बच्चों आप सब अपना ध्यान रखें, और प्लीज अब आपका एक काम है, कल की क्लास में ये चारों सेंटर्स बहुत अच्छे से पढ़ के आओ। अब हम इनके क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे, और जैसे देखो थ्योरी आपको एक एक समझा दी और एक एक थ्योरी आपके दिमाग में आ गई, अब उसी थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन होते ही चारों सेंटर के लिए देखो एक बात आप समझ लो, इसके बाद ना जो मैं आपको समझा रहा हूं, इसके बाद आप कहीं छोटे इंस्टीट्यूट में पढ़ा भी सकते हो। अगर मैं आपको फैक्ट बात बताऊं, भाई इन सेंटर में जितना पढ़ा दिया उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इतना समझो तो आप कहीं अच्छा खासा पढ़ा भी सकते हो, अगर आप इतना समझ रहे हो। देखो मॉक टेस्ट तो आप ज्वाइन कर लो। देखो प्लूटस के लिए तो अब वो तो एकदम आपने ऐसी बात कर दी, मैं क्या बोलूं। प्लूटस में आप यहां कर पढ़ा लेना, और बताओ यहां आकर आपको पढ़वाएंगे। सबसे पहले कहीं छोटी जगह से सर पूछेंगे 4/3 कैसे आया? 4/3 भाई वो भी बता दे, वो तो दिमाग से निकल गया, वो भी पक्का बता देंगे। नहीं सर, जब जॉब लेने जाएंगे ना वहां पे, तब आप पूछेंगे 4/3 फिर कोई नहीं बता पाएगा। कम से कम कितने भेज दिए, मतलब क्या मैं कभी 4/3? वो जो फॉर्मूला था ना एक मीडियन का, एरिया फाइंड अच्छा आउट करना, हाँ हाँ मैं चीजें बस मैं ज्यादा किसी से कुछ पूछता नहीं हूँ, एकदम शांत रहो। एक बात आप हमेशा याद रखना, जिसके पास नॉलेज होती है ज्यादातर कंडीशन में, किसी भी लोग को आप देख लेना, वो ज्यादातर कंडीशन में चुप ही रहते हैं, वो कभी सामने वाले को ऐसा नहीं दिखाएंगे कोई भी आदमी कि मुझे ज्यादा पता है तुझे कम पता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो मैं कभी मतलब मैं बोलता ही नहीं हूँ। वो तो कभी कोई ज्यादा ऐसा समझता है अगर कि हम भगवान विष्णु हो रहे हैं, तो फिर बोलना पड़ता है उसको दिखाने के लिए, तो मैं उसको भी चीजें मतलब समझा देता हूँ। कभी ऐसा मत समझो कि आप ही सब कुछ हो, भाई आपसे थोड़ा सा ज्यादा हम जानते हैं, हमारे से भी ज्यादा और कोई जानता होगा। तो चीजें सीखते रहो। एक बात पूरी जिंदगी में हमेशा याद रखना बच्चों, मैं हर किसी को समझाता हूँ, हमारे भैया ने हमें समझाया था, मैं आपको समझा रहा हूँ, पढ़े लिखे होने से बढ़िया है पढ़ते लिखते रहना। इस बात को हमेशा यहाँ सेट करना। पढ़ी लिखी दुनिया है आज की तारीख में, लेकिन सक्सेसफुल कौन है? जो पढ़े लिखे होने के बाद भी पढ़ रहे हैं। ज्यादातर कोशिश करो कि आप हम्बल रहो, ज्यादातर। और ऐसा नहीं होगा कि अगर आप ज्यादा एटीट्यूड में रहोगे तभी आप बड़े इंसान बनोगे। अगर इस चीज का बेस्ट एग्जांपल देखना है तो रतन टाटा, उससे बड़ा इस देश में कोई नहीं हो सकता, और उससे ज्यादा हम्बल इंसान भी कोई नहीं हो सकता उनसे ज्यादा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हर कोई पैसे वाला मतलब एटीट्यूड में ही रहता है, तो रतन टाटा को देख लो भाई, जितना टैक्स 7-8 स्टेट मिलके देते हैं उतने अकेले किसी देती है, फिर भी उस इंसान को देखो। तो बच्चों हमेशा ज्यादातर कंडीशन में हम बताओ, सब प्रमोशन करा देंगे आपका, टेंशन मत लो आप। नेक्स्ट क्लास में बच्चों टाइम हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, हंसते रहे मुस्कुराते रहे, मिलते थैंक यू हैं सर। नेक्स्ट क्लास में। वेलकम। बाय बाय बच्चों, अपना ध्यान सभी बच्चे जरूर रखें और इधर उधर कहीं भी ना जाएं। बाय बाय बच्चों।